इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट्स, आज हम ले रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि कनेक्ट कर रहे हैं नेट इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए, रेजोनेंस कंडीशन के लिए, करंट के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गिवन विद एल यानी इंडक्टेंस दे रखी है, कैपेसिटेंस दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है एंड दे आर कनेक्टेड टू द वेरिएबल फ्रिक्वेंसी 240 वोल्ट्स। Calculate the angular frequency of the source which derive the current at the resonance। तो हमें रेजोनेंस कंडीशन के लिए फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट। तो हम ओमेगा आर निकालना है हमें 1/√LC। सो एल भी आपको गिवन है, सी भी आपको गिवन है। आपको यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 आएगा एंड आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 50 रेडियन पर सेकेंड आंसर। द करंट एट दी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, और हमें करंट फाइंड आउट कर रहा है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के लिए। तो हमें सबसे पहले इम्पिडेंस फाइंड करना होगा कि करंट का जो रिलेशनशिप है, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड कर रहे हैं हम। करंट का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है वोल्टेज बाय जेड यानी V/Z। यहाँ पर इम्पिडेंस के केस में नहीं, नॉर्मली हम लेते हैं V/R, और यहाँ V भी कौन सी है, वो भी RMS वैल्यू। RMS वैल्यू आप ERMS भी लिख सकते हैं इसको। सो यहाँ पहले हमें Z निकालना होगा, या यहीं डायरेक्टली मैं इस वक्त पुट कर देती हूँ। तो VRMS आपको गिवन है 240। रिमेंबर, ये जो वैल्यू आपको सोर्स वोल्टेज गिवन होती है, ये हमेशा RMS वैल्यू होती है। तो ये RMS है और वो हमें 240 गिवन है, और Z इम्पिडेंस होते हैं R² प्लस XL माइनस X(C) होल स्क्वायर। सो ये इम्पिडेंस का रिलेशनशिप आ गया। लेकिन क्योंकि ये कैसा सर्किट है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है, तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी में आपके पास Z जो है वो सिर्फ रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, क्योंकि XL XC के इक्वल आ जाता है। सो हेयर द इक्वेशन विल रिड्यूस टू 240/R ओनली। तो हम इसे रिड्यूस कर देंगे 240/40। रेसिस्टेंस हमें गिवन था 40, वो प्लेस किया, यू विल गेट द आंसर है 6 एम्पियर। करंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पार्ट पूछता है द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ द एट द रेजोनेंस। तो आपको RMS पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप जब हम निकालते हैं RMS, लेकिन हमें कैपेसिटर का चाहिए, तो वो रिलेशनशिप होगा IRMS इंटू में X(C), कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात कर रहे हैं हम। तो IRMS तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसका फॉर्मूला हम यहाँ प्लेस कर देते हैं। सो दैट विल बी योर, ये हम निकाल चुके हैं IRMS। ये जो निकला था आपका, ये RMS ही था। सो 6 मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, और XC जो है वो हम पुट करेंगे 1/ωc रिलेशनशिप होता है, और ओमेगा भी कौन सा, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी वाली फ्रिक्वेंसी। सो वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 50 कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको गिवन है 80 माइक्रोफेराड। व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यू यू विल गेट द आंसर 1500 वोल्ट। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना होता है कि एक तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए, सॉरी EMF वैल्यू पता होना चाहिए कि वो जो आपको RMS वैल्यू, सोर्स वोल्टेज आपको गिवन है वो RMS है। फिर दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि अगर वो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा है तो फिर, या जिसने करंट मांगा रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे, तो वो Z आपको यूजिंग द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस वो निकालना है। तो हमने सिर्फ R यूज़ किया, ये पूरा इक्वेशन नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 माइक्रोफराड कैपेसिटर, 100 रेसिस्टर एंड 100 ओम रेसिस्टर दिया हुआ है, एंड 8H हेनरी इंडक्टर are connected in series with an AC source. What should be the frequency of the AC source for which the current drawn in the circuit is maximum? Now देखो, इसमें क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने नहीं मांगा कि किस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम होगी, यानी डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी नहीं मांग रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है कि किस पे करंट मैक्सिमम होगा। तो करंट मैक्सिमम कब होता है, जब यू विल गेट द रेजोनेंस कंडीशन, यानी XL आपका XC के इक्वल हो। इफ़ द पीक वैल्यू ऑफ द EMF ऑफ द सोर्स इज़ इतना। अब क्लियर है कि अब उन्होंने सोर्स वोल्टेज नहीं दिया, बल्कि मेंशन कर दिया कि ये क्या है, पीक वैल्यू। तो क्वेश्चन की क्लैरिटी उसने बिल्कुल बाकायदा मेंशन किया। अगर वो पीक वैल्यू नहीं लिखता तो फिर हम इसे RMS वैल्यू ही कंसीडर करते। फाइंड द मैक्सिमम करंट, तो हमें मैक्सिमम करंट फाइंड करना है, फाइंड फॉर मैक्सिमम करंट इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्शन, यानी मैक्सिमम करंट निकालना नहीं है, के लिए हमें इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालनी है, यानी हमें XL और XC की वैल्यू निकालनी है। लेकिन क्योंकि वो कह रहा है मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट तभी हो सकती है जब XL XC के इक्वल हो, एंड वो भी हम कब निकाल सकते हैं, जब हमारे पास रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पहले निकल जाए।
और उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ प्लेस कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 1/2π√L और C दोनों की वैल्यूज़ हमें इंडक्टर की 8 दे रखी है, कैपेसिटर की 2 × 10⁻⁻6 माइक्रोफेराड की फॉर्म में दे रखी है, तो 8 × 2 × 10⁻⁻6 एंड व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट 39.8 हर्ट्ज़। ये हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाती है। अब फ्रिक्वेंसी हमारे पास है तो हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल आनी चाहिए, दोनों में से कोई भी निकाल सकते हैं। तो हम ओमेगा एल निकाल लेते हैं, यानी XL निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू ओमेगा एल। तो अभी ये मैं सिर्फ पार्ट 1 ही सॉल्व हो रहा है, सो दिस इज़ ओनली पार्ट 1। विल कंटिन्यू विद द पार्ट 2 ऑल्सो। टोटल इंपीडेंस भी मांग रहा है नेक्स्ट पार्ट में, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओमेगा एल ले रहे हैं और अब ओमेगा को आप पुट कर सकते हो 2πf × L और सारी वैल्यूज़ प्लेस करने के बाद यू विल गेट द आंसर 2000 ohms। तो आपके पास आंसर फाइनली 2000 ओम आ जाएगा। नाउ दे आर आस्किंग द टोटल इम्पीडेंस। एज वी नो द टोटल इम्पीडेंस फॉर द रेजोनेटिंग सर्किट विल बी इक्वल टू रेसिस्टेंस ओनली। तो सिर्फ रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी और वो हमें दे रखी है, दैट इज़ 100 ओम। तो हमें कैलकुलेशन कुछ नहीं करना था, ये पार्ट बी यानी सेकेंड पार्ट हमने सॉल्व किया, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। देन द पीक वैल्यू ऑफ द करंट, नाउ वी हैव टू फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द करंट that can be given by the relationship I naught is equal to your peak value of EMF E naught by Z, बिकॉज Z वैसे तो इस केस में क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस कंडीशन बन रही है तो Z विल बी इक्वल टू योर रेसिस्टेंस ओनली, और पीक वैल्यू ऑफ EMF हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लैंग्वेज में ही उसने कहा था कि पीक वैल्यू कितना है 200 वोल्ट। तो हमें पीक वैल्यू गिवन था, दैट इज़ योर EMF वैल्यू 200 यहाँ पे प्लेस करते हैं एंड रेसिस्टेंस की वैल्यू प्लेस करते हैं। व्हेन यू प्लेस ऑल द वैल्यूज यू विल गेट द करंट एज 2 एम्पियर। नाउ द फेज डिफरेंस बिटवीन द VL एंड V ऑफ R वोल्टेज ऑफ द इंडक्टर एंड द रेसिस्टर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है। तो अगर आपके पास डायग्राम हमें याद हो तो VR हमारे पास यहाँ आता था, VC पीछे होता है और VL आगे, तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट इज़ योर 90 डिग्री। सो VL एंड VC के बीच में जो फेज डिफरेंस है 90 डिग्री है। दिस गिव्स फाई इज इक्वल टू 90। सो ये हमारे पास आ जाता है। लेकिन VL नेक्स्ट पूछता है VL एंड VC। VL एंड VC की अगर हम बात करें तो फाई हमारे पास 180 हो जाएगा। सो ये फेज डिफरेंस VL और VC दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। Our next question is example 7.8 from NCERT. A sinusoidal voltage of peak value 283 volt and the frequency 50 Hz is applied to the series LCR circuit in which resistance, inductor और capacitor तीनों की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें पहले निकालना है इम्पिडेंस, देन निकालना है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I एंड पावर डिसिपेटेड एंड द पावर फैक्टर। सो बेसिकली हम इस न्यूमेरिकल में पावर फैक्टर और डिसिपेशन, पावर जो यूज़ हुआ, पावर जितना डिसिपेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे, बाकी तो हमें रिलेशनशिप पहले भी यूज़ कर लिया। तो इम्पीडेंस की अगर हम बात करें तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है R² + XL - X ऑफ C होल स्क्वायर अंडर द रूट। और इसमें भी आपको, क्योंकि आपको XL और XC दोनों ही चाहिए होंगे क्योंकि हमें L और C भी गिवन है, तो हम यहाँ वो भी कैलकुलेट करते हैं। सो योर X ऑफ L इज़ इक्वल टू, यहाँ हमने यूज़ करना है इसको XL को, XL इज इक्वल टू 2π फ्रिक्वेंसी इंटू L, इंडक्टर का अगर हम फॉर्मूला लें, और XC अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2π FNC, यानी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, दिस इज़ इक्वल टू ओमेगा L और दिस इज़ इक्वल टू 1/ωc। तो ये रिलेशनशिप हमने इसमें यूज़ किया है और फटाफट से इसको कैलकुलेट करें अगर हम, तो XL आपका आ जाएगा, मैं यहाँ डायरेक्टली रिलेशनशिप में वैल्यू पुट करती हूँ। रेसिस्टेंस इज़ गिवन एज 3 एंड XL आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8 एंड XC विल बी 4। तो इसे सिंप्लीफाई करने पर जो नेट इम्पीडेंस है वो आता है 5 ओम। इम्पीडेंस का जो यूनिट होगा वो ओम्स में ही होता है, रेसिस्टर है ये भी, रेसिस्टेंस ही कहलाती है ये भी, लेकिन नेट रेसिस्टेंस है इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। सो अब नेक्स्ट हमें निकालना था फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I के बीच में। तो फेज डिफरेंस यानी टेंजेंट फाई हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है XL - X ऑफ C बाय
आर, ये रिलेशनशिप है। तो हमें एक्सएल एक्ससी जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, एक्सएल हमारा 8 आ रहा था, तो 8 - 4/3 यानी कि 4/3। सो आप यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फाई को लिखें तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 4/3 आंसर आप लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे टेंजेंट टेबल में से देख के बता सकते हो, नहीं तो अगर आप यहीं भी छोड़ेंगे तो नो प्रॉब्लम, ये कंसीडर होता है। अच्छा, ये कहना हमें यहाँ बताना पड़ेगा कि कौन लीड कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या वोल्टेज रीड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडक्टिव सर्किट है, यानी कि एक्सएल जो था वो बड़ा था और आपको जो फेज़ मिला है वो पॉजिटिव मिला है। अगर टेंजेंट 5 पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब इंडक्टिव सर्किट डोमिनेट कर रहा है, और इंडक्टर के अंदर हमारे पास करंट लेग बिहाइंड करता है। तो आई होगा हमारा करंट लेग बिहाइंड करेगा बाय दिस फेज एंगल, ये जो फेज एंगल हमारा आ रहा था इस फेज से, बाय फेज फाई। तो बाय फेज फाई से आई लेग बिहाइंड करेगा, लेग बिहाइंड वी, किसको, वी को, या फिर ईएमएफ बोल दें तो ईएमएफ बोल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सी पार्ट में पूछ रहा है, ये आपका बी पार्ट था, ए पार्ट हमने कर लिया। बी पार्ट में डिसिपेटेड पावर पूछ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू पावर एवरेज, वही डिसिपेटेड पावर होती है और उसको हम बोलते हैं IRMS² इंटू आर। करंट का पावर का रिलेशनशिप जो है ऑलमोस्ट हर जगह सेम रहता है, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि कहीं जैसे यहाँ हमने RMS वैल्यू लिया है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लिया है। जनरली नॉर्मली जब आप वोल्टेज की बात करते हैं इन दी नॉर्मल सर्किट या करंट इलेक्ट्रिसिटी तक की बात करते हैं तो हम I² लेते हैं, वहाँ पर ऐसा कोई फैक्टर नहीं था I0 पीक वैल्यू या RMS जैसा, यहाँ है AC के अंदर, इसीलिए हम यहाँ पे RMS वैल्यू यूज़ करें। तो पावर डिसिपेटेड कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें IRMS चाहिए, तो IRMS का फॉर्मूला हो गया आपके पास I0/√2। तो I0 जो है वो पीक वैल्यू हो गई, और पीक वैल्यू हमें गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ अगेन I0 के लिए फॉर्मूला हो जाता है E0 यानी पीक EMF बाय R, और वो भी अंडर द रूट में। तो पीक EMF देख लेते हैं, दैट दे हैव गिवन, यस दे हैव गिवन। क्वेश्चन की लैंग्वेज में जाते हैं हम वापस, तो दिस इज़ पीक वैल्यू 283 वोल्ट। देखिए जब भी वो पीक वैल्यू देगा वो स्पेसिफाई करेगा, लेकिन जब वो पीक वैल्यू नहीं दे रहा और सिंपल सोर्स की बात कर रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नाउ RMS। तो अभी इन्होंने पीक वैल्यू दी हुई थी तो हमें यहाँ पे बस वैल्यू पुट करनी है। तो IRMS हमारे पास आ जाएगा 283 दिया है पीक वैल्यू में, डिवाइड बाय √2 इंटू रेसिस्टेंस की वैल्यू है 3। सो हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे प्लेस करनी है, एंड देन व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू विल गेट द 40 एम्पियर। आपके पास करंट आया था, बट हमें एवरेज पावर निकालना था, तो पावर का फॉर्मूले में हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 40² इंटू रेसिस्टेंस दैट इज़ 3, तो 4800 वॉट आपका आंसर आता है। ओके, वन करेक्शन आई विल मेक, यहाँ जो नेट रेसिस्टेंस है वो हमें चाहिए, और नेट रेसिस्टेंस इस वक्त इम्पीडेंस है, तो E0/√2Z हमें लेना है, और Z की वैल्यू 5 आ रही है, बट द आंसर इज़ 40 ओनली। सो ये बाकी करेक्शन ठीक है, बट यहाँ जो हमें लेना था वो नेट इम्पीडेंस लेना था, नेट रेसिस्टेंस लेना था, दैट इज़ नेट इम्पीडेंस। In this question, a coil of inductance 0.50 Henry and resistance 100 ohm connected across this voltage, that means 240 volts and 50 hertz AC supply. What is the maximum current in the coil? So अगर हम किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन को लेते हैं तो यहाँ मुझे करंट अगर चाहिए तो करंट का फॉर्मूला होता है I = I0 sin of ओमेगा t। बट अब क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है और जो हमें टाइम लैग रिलेशनशिप निकालना है, उसके लिए जो फंक्शन आप वोल्टेज का लोगे तो यहाँ हम ले लेते हैं V0 cos ऑफ ओमेगा टी। ये दोनों ही फॉर्म में हो सकता है कि कॉस भी हो सकती है और साइन भी हो सकती है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने इसे कॉस कंसीडर किया है। और अब क्योंकि कॉस ले रहे हैं तो टाइम लैग यानी मैक्सिमम करंट अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं ऐसे सर्किट में जिसमें कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो, उस सर्किट के अंदर आप लिख सकते हैं दैट इट इज़ कॉस ऑफ ओमेगा टी -5। ये कब है? करंट वोल्टेज इस रिलेशन में था और करंट लेग बिहाइंड कर रहा है इस फॉर्मूले से, यानी करंट इस वक्त आपका 5 फेज से पीछे चल रहा है फ्रॉम द पोटेंशियल। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि करंट लेग बिहाइंड कर रहा है? कौन सा सर्किट है जिसके अंदर एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रेसिस्टर लगा हुआ है? इंडक्टर के अंदर करंट लेग बिहाइंड करता है, जबकि रेसिस्टेंस के अंदर तो कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। तो जो कंबाइंड सर्किट में फेज डिफरेंस आएगा उसके मुताबिक करंट को लेग बिहाइंड ही करना पड़ेगा। कैपेसिटर अगर कनेक्टेड होता तो हम कहते कि लीड भी हो सकता है, तो जो मैक्सिमम होता, मान लीजिए अगर आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता या फिर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ
पोटेंशियल अक्रॉस दी इंडक्टर ज़्यादा होती या पोटेंशियल अक्रॉस दी कैपेसिटर ज़्यादा होते, उसके बेसिस पे फिर निकलता कि फेज़ कैसा है, नेट फेज़ कैसा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, जैसे LCR सर्किट में होता था। बट यहाँ तो क्लियर है कि कैपेसिटर है ही नहीं और इंडक्टर में क्या करता है, लेग बिहाइंड करता है। तो हमने करंट को यहाँ पर लेग बिहाइंड माना बाय अ फेज ऑफ फाई। अब यहाँ ये I0 की वैल्यू हमें चाहिए, और अगर I0 की वैल्यू चाहिए तो I0 होता है बाय फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय Z। अब Z जो यहाँ आएगा रिलेशन में हम निकाल सकते हैं, वो है बिकॉज ऑफ रेसिस्टर एंड इंडक्टर। सो R स्क्वायर प्लस इंडक्टर का होता है XL, जिसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। सो सिंपली आपको Z पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या क्या हमें गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, ओमेगा नहीं गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है हर्ट्स में, एंड देन L गिवन है, रेसिस्टेंस की वैल्यू R गिवन है। तो हम यहाँ चेंज करेंगे इसको, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई, और 2 उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो उसके बाद आपने वैल्यूज़ प्लेस करनी है, एंड देन फाइनली आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर कि I0 का जो आंसर यहाँ पर आना चाहिए वो होगा 1.82 एम्पियर। कैलकुलेशंस यू कैन डू ऑन योर ओन। एंड अब हम बात कर रहे हैं फेज़ डिफरेंस की, यानी फाई की भी बात कर लें कि टेंजेंट फाई जो है, जो हमने फेज़ कंसीडर किया है यहाँ पे फाई, तो वो टेंजेंट फाई किसके बराबर, उसका फॉर्मूला होता है XL माइनस एक्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर। लेकिन XC तो ज़ीरो ही है क्योंकि यहाँ कैपेसिटर तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो सिर्फ XL बाय आर बचेगा आपके पास, और XL कितना होता है, ओमेगा L। सो अगेन यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप। टेंजेंट फाई के लिए, फेज़ के लिए आप रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ना। सेकेंड पार्ट में ये तो था ए पार्ट में वैसे उन्होंने टेंजेंट फाई नहीं मांगा है, तो आप ना भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने Z कैलकुलेट किया था तो आई जस्ट थॉट कि मैं आपको यहाँ बता दूँ, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरे पार्ट में पूछता है वो व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम, यानी V0 एंड I0 के बीच का हमें फेज़ गैप निकालना है। फेज़ गैप भी नहीं निकालना, फेज़ डिफरेंस नहीं निकालना, हमें टाइम निकालना है, टाइम लैग निकालना है, डिफरेंस एंड टाइम लैग। तो फेज़ डिफरेंस अगर निकालना है तो वो तो सिंपली आप टेंजेंट फाई यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो, जो हमने कहा। अच्छा, ये पता नहीं था कि नेक्स्ट पार्ट में वो मांग ही रहा है, तो टाइम लैग मांग रहा है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था टाइम लैग। अब यहीं हमें ये कंक्लूजन भी मिलता है कि हमने बिगिनिंग में इक्वेशन जो है वो V इज इक्वल टू V0 कॉस ओमेगा टी क्यों ली, साइन ओमेगा टी क्यों नहीं ली। अगर आप मैक्सिमम की वैल्यू की बात करते हैं तो आप एक कंडीशन तो आप ये ले सकते हैं कि कंडीशन 1 कि V इज इक्वल टू V0, ये पोटेंशियल जो है, वेलोसिटी नहीं है पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इक्वल टू V0 फॉर T इज इक्वल टू 0, और दूसरा I जो है करंट आपका I0 के इक्वल हो जाएगा फॉर योर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 1, ओमेगा टी माइनस 5 जो है वो आपका 0 हो जाए। सो फॉर किसके लिए, ओमेगा टी माइनस 5 टू बी 0, फॉर ओमेगा टी माइनस 5 टू बी 0। तो यहाँ आपको इसको मिले, क्योंकि अगर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाता है तो cos 0 इज़ योर 1 एंड देन यू आर लेफ्ट विद ओनली I0। यहाँ पर ओमेगा टी 1 हो जाता है, टाइम 0 की बात करें तो फिर इसके बाद हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आप साइन फंक्शन यहाँ पर लेते तो साइन t 0 पर टाइम, मतलब अगर आप टाइम 0 करते तो यस ये तो पूरा ही फंक्शन फिर 0 हो जाता, और अगर आप साइन फंक्शन यहाँ लेते तो फिर यहाँ पे एक रिलेशनशिप निकल के तो आता कि आप ये तो नहीं कह सकते थे कि साइन 0 इज़ टी को आपको अब कोई और वैल्यू लेनी पड़ती जिसके लिए आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वो होती पाई, तो यानी कि आपको ओमेगा टी माइनस 5 इज इक्वल टू 90 के इक्वल पुट करना पड़ता। सो साइन के केस में सिर्फ थोड़ा लिटिल बिट कैलकुलेशंस हमारी कॉम्प्लिकेट होती और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आता तब भी हमारे पास फेज़ डिफरेंस उतना ही, यानी टाइम लैग उतना ही आता। पहले तो हम यहाँ का टाइम लैग निकालते हैं, फिर मैं आपको साइन के केस का भी टाइम लैग बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने टाइम लैग निकाला है, ओमेगा टी इज माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो t आपके पास आ गया 5 बाय ओमेगा। सो अब ये t 5 बाय ओमेगा और ये t 0, तो दैट मीन्स डेल्टा t किसके बराबर हो गया, डेल्टा t हो गया आपके पास 5 बाय ओमेगा ओनली, क्योंकि इस टाइम में से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करो तो ये टाइम तो 0 ही है, तो चेंज इन टाइम जो है वो कितना आ गया 5 बाय ओमेगा। और अब हमें यहाँ पे फाई चाहिए जो हम इस रिलेशनशिप से कैलकुलेट करेंगे, और ये जो फेज़ आता है मैं आंसर डायरेक्टली लिखती हूँ 1.571, और इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे डिवाइडेड बाय ओमेगा, एंड ये जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे सॉल्व किया हमें ये टेंजेंट फाई की रिलेशनशिप दे रहा है। अगर आप
ये मैंने टेंजेंट ऑफ फाई निकाला है। अगर आपको फाई निकालना है तो फाई विल कम आउट टू बी दैट 57.5, और नीचे आप ओमेगा की वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाई दैट इज़ 2 बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी को हम ऊपर ले आए टाइम पीरियड के लिए। एज दी फेज इज़ गिवन इन डिग्री, क्योंकि ये डिग्री में है, आपका जो फाई था वो था टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.571, जो यहाँ लिखा है उसको मैं यहाँ अगेन लिख रही हूँ, एंड दैट केम आउट टू बी 57.5 डिग्री। लेकिन जब आप इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ तो हमें यूनिटलेस बनाना पड़ेगा, इसको डिग्री में नहीं रख सकते, देन व्हाट यू हैव टू डू 57.5 इंटू पाई बाई 180 कर देते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट। तो हम यहाँ कन्वर्जन के लिए हमने यहाँ पे प्लेस करेंगे इसकी वैल्यू। अगेन हमें टाइम पीरियड भी नहीं गिवन है, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो अगर आप टाइम पीरियड की जगह पुट करते हैं तो दैट विल बी 1/50। सो अगेन आप डेल्टा टी यानी उसको कैलकुलेट करना चाहें यहाँ पे पूरा 57.5 इंटू पाई बाई 180 इंटू 2 पाई, पाई एंड पाई कैंसिल हो जाएगा आपके पास, एंड देन योर 180 तो आ गया, देन योर 50 1/50 या फिर सिंपली 50, एंड जब आप इसे कैलकुलेट करें यू विल गेट द आंसर ऑफ सिमिलर टू राउंड अबाउट मीटर मिली सेकेंड, मीटर कह दिया, सो 3.2 मिली सेकेंड विल बी द आंसर। कंक्लूडिंग एंटायर क्वेश्चन वंस अगेन, हमने कॉस लिया है, यहाँ पर भी कॉस लिया है, और कॉस को हम पीक वैल्यू निकालना चाहते हैं तो करंट की पीक वैल्यू जो वी नॉट लेंगे, यहाँ पे वी नॉट बाई जेड, जेड हमने अलग से कैलकुलेट किया, ओमेगा एल और आर इन सब की वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, ओमेगा की नहीं अदर फ्रिक्वेंसी की दी हुई थी, वो वैल्यूज़ हम प्लेस करते हैं तो हम करंट डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहीं पर हेल्पफुल होगा कि हम फेज़ यहीं कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इसी फेज़ को हम आगे यूज़ कर रहे हैं। देन सेकेंड पार्ट में दे वर आस्किंग अबाउट द टाइम लैग, और टाइम लैग लगाने के लिए हमने कंसिडर किया कि जब टाइम ज़ीरो था तो देखते हैं कि ये पीक कब मिलेगा और ये पीक कब मिलेगा, तो दोनों के एंगल्स को हमने ज़ीरो से इक्वेट कर दिया, यानी टाइम वहाँ पर ज़ीरो प्लेस कर दिया है, और ये टाइम टी ज़ीरो पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है, जबकि ये आपको पूरा फंक्शन ज़ीरो होना चाहिए। तो दोनों को हमने कंपेयर किया, यहाँ से टी की वैल्यू निकली, दैट विल गिव यू द टाइम लैग, यानी टाइम डिफरेंस देंगे, दिस डेल्टा टी मीन्स T2 माइनस टी ऑफ करंट, टाइम ऑफ करंट माइनस टाइम ऑफ वोल्टेज, वी कह सकते हैं आप। तो वोल्ट पोटेंशियल का या ईएमएफ का जो टाइम डिफरेंस था वो हमने निकाला, एंड दैट विल बी अगेन डिग्री है, उसको हमने कन्वर्ट किया, एंड देन फाइनली 3.2 मिली सेकेंड विल बी आंसर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वाई आई हैव टेकन द कॉस फंक्शन, जो कि मैं पहले भी बोल रही थी, साइन फंक्शन लेते तो क्या फ़र्क पड़ता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम ही आता, और ये मैंने साइन फंक्शन लेकर अलग से एंगल का टाइम लैग निकाला हुआ है। सी फर्स्ट पार्ट में तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं था, क्योंकि वहाँ तो साइन और कॉस का कोई फंक्शन रोल ही नहीं था। जब हमने करंट निकाला था तो यहाँ कॉस हुआ साइन हुआ, उसका कोई रोल ही नहीं था, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन सेकेंड पार्ट में जब हमने टाइम लैग ले रहे थे तो वहाँ हम एंगल को प्ले में ला रहे थे, यानी कॉस और साइन को प्ले में ला रहे थे। लेकिन अब अगर साइन फंक्शन लेते हैं तो वो मैक्सिमम कब होगा, π/2 पे, और तो हमें दोनों साइड यानी इस फंक्शन को भी और इस फंक्शन को भी हमें ज़ीरो से नहीं, या फिर उसको भी ज़ीरो से नहीं, बल्कि π/2 से इक्वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम पोटेंशियल के लिए ईएमएफ के लिए टाइम की वैल्यू निकालेंगे, करंट के लिए टाइम की वैल्यू निकालेंगे, और फिर करंट में से पोटेंशियल का टाइम डिफरेंस निकालेंगे, दैट विल अगेन कम आउट टू बी 5/ω। सो फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि वहाँ हमारा 2 स्टेप में हो गए, यहाँ हमें 2 एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ रहे थे। सो दैट वाज द ओनली रीज़न कि वहाँ हमने कॉस ले लिया, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फील कंफर्टेबल विद साइन तो आप साइन भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। A circuit containing 80 millihenry inductor and 60 microfarad capacitor is in the series is connected with 230 and 50 hertz supply. The resistance of the circuit is negligible. सर्किट के अंदर कोई रेसिस्टेंस नहीं है, आपने एक इंडक्टर लिया है, कैपेसिटर लिया है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और दोनों के बीच में दोनों को सप्लाई जो हमें दी है वो 220 वोल्ट, यानी कि ये RMS वैल्यू है, पीक वैल्यू नहीं बोला है, दिस इज़ RMS वैल्यू, एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रखी है। हमने सबसे पहले बोला गया कि एम्पलीट्यूड निकालना है करंट का, और RMS वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमें यहाँ RMS दिया हुआ है तो पहले हम RMS ही कैलकुलेट कर पाएंगे, तो करंट का RMS हम निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस। तो जो रिएक्टेंस आपको मिलेगा, जो नेट इम्पिडेंस आपके पास होगा वो, लेकिन Z इस केस में क्या होगा, हमारे पास क्या क्या कनेक्टेड है, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी XL है माइनस X(C) है, और वो अंडर द रूट में रेसिस्टर तो है नहीं, और उनका हम क्या कह सकते हैं, उनका स्क्वायर है हमारे पास,
दिस इज़ योर इम्पीडेंस। लेकिन स्क्वायर को तो अंडर रूट को कैंसिल कर दीजिए, तो आपके पास XL माइनस XC बचता है। अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि रेसिस्टेंस हमें करंट को नेगेटिव पॉजिटिव दिखाने का कोई लॉजिक नहीं है, वहाँ हम प्लस माइनस यानी माइनस भी आ जाए तो नो इशू, लेकिन करंट नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ लॉजिक नहीं है उसका। सो हम निकालते हैं इसको, इसका वैल्यू निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा c। ये रिलेशनशिप था, और इस रिलेशनशिप में ओमेगा की वैल्यू हमें नहीं दी हुई है, हमें 50 फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दे रखी है। अब जब आप इसे सॉल्व करते हैं देन द मॉड पार्ट वो आपका 27.92 ओम्स आता है। व्हेन यू प्लेस दिस बैक इन द इक्वेशन एंड देन दिस VRMS हमें 230 गिवन है, वो हमें एज इट इज़ पुट करना है। 230/27.92 ओम्स जब सॉल्व करते हो तो आप 8.24 एम्पियर आपके पास वैल्यू आ जाती है। बट दे आर आस्किंग फॉर द पीक वैल्यू, एंड पीक वैल्यू इज इक्वल टू I0 इज इक्वल टू √2 टाइम्स द IRMS। रिलेशनशिप हमारे पास ये था, तो हम इसमें √2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, एंड देन योर फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी, मैं सिंपली आंसर लिख देती हूँ, 11.7 एम्पियर्स के आसपास आंसर आएगा। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑब्टेन द RMS वोल्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच एलिमेंट। दोनों एलिमेंट यानी कैपेसिटर के अक्रॉस, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप VRMS चाहिए अक्रॉस द इंडक्टर, और वो होगी IRMS इंटू ओमेगा एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे 207 वोल्ट आएगा। एंड इसी तरीके से हमें कैपेसिटर के लिए भी निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विच विल बी इक्वल टू IRMS इंटू 1/ओमेगा c, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। एंड व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस 437 वैल्यू आती है। नेक्स्ट पार्ट में सिर्फ व्हाट इज़ द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द इंडक्टर 0, what is the average power transfer to the capacitor, again 0, and what is the total average power absorbed by the circuit, again 0, क्योंकि जब दोनों ही पावर दोनों के अक्रॉस 0 है तो नेट टोटल पावर भी एब्जॉर्ब्ड 0 होगी। इसका मैं रिलेशन लिख देती हूँ बस एक P एवरेज का, क्योंकि ये आपको IRMS एंड V करंट का भी IRMS, ये RMS वैल्यू है, VRMS IRMS, या फिर IVEV भी बोल सकते हैं, cos ऑफ फाई। लेकिन फाई दोनों ही केसेस में, चाहे वो इंडक्टर हो चाहे वो कैपेसिटर हो, दोनों ही केसेस में फाई क्या होता है, π/2, और अगर वो π/2 हो जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0। तो एवरेज पावर आपकी निकल के आती है 0, इसीलिए 0। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे।